Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी तक हमने जो चैप्टर में पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को कार्बोहाइड्रेट से। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, उस कार्बोहाइड्रेट की दोनों डेफिनेशन पढ़ी, ओल्ड डेफिनेशन एंड मॉडर्न डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम लोग उसके क्लासिफिकेशन पे गए कि हम कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स में, ओलिगोसेक्राइड्स में, पोलिगोसेक्राइड्स में। फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्लूकोज की प्रिपरेशन पढ़ी, फ्रक्टोज की प्रिपरेशन पढ़ी, डी और एल नोटेशंस पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोटीन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमीनो एसिड्स हम किसको कहते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के पेप्टाइड्स बनाते हैं और पेप्टाइड्स आपस में जुड़ के पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स ही प्रोटीन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स ही मिलकर प्रोटीन को बनाता है। तो यहाँ तक की जर्नी हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में ट्रेवल कर ली है। आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स जुड़कर पेप्टाइड बना रहे हैं और पेप्टाइड जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं और पॉलीपेप्टाइड जुड़कर प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू, ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिसमें क्या है 100 से भी ज्यादा अमीनो एसिड्स के रेसिड्यू हैं और जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या है हायर देन 10,000 यू है, 10,000 से या 10,000 तक या 10,000 से ज्यादा जिसका मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। फिर यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बोल के आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे कि अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, बट क्योंकि उसका एक तरीके का परफेक्ट आप कह सकते हैं कि वो प्रोटीन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो हम इंसुलिन को प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम प्रोटीन को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन नाम से थोड़ा थोड़ा हिंट भी मिल रहा है। फाइब्रस प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो इट्स लाइक अ फाइबर और इट्स लाइक अ थ्रेड, ठीक है। धागा जैसे होता है ना, धागे की तरह ये पतले पतले होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन की अगर बात करें तो दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और आपस में एक प्रोटीन का, जैसे एक फाइब्रस प्रोटीन है दूसरा फाइब्रस प्रोटीन है, तो ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ये स्फेरिकल शेप के होते हैं और ये कॉइल्ड होते हैं, इनका गुच्छा सा बना हुआ होता है इस तरीके से, जैसे ये आपके लीनियर हैं और थ्रेड की तरह है, ये कॉइल्ड की तरह होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। दे हैव स्फेरिकल शेप इन विच चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो गुच्छा बना के, कॉइल बना के सराउंडेड मतलब एग्जिस्ट करती है। दीज प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन की अगर हम बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करो फाइब्रस प्रोटीन की, तो वो क्या होता है, केराटिन। केराटिन इसका एग्जाम्पल है जो आपको हेयर्स में, नेल्स में, स्किन में देखने को मिलता है, ठीक है। वूल में, सिल्क में, यहाँ पे भी आपको जो है केराटिन देखने को मिलता है। और दूसरा क्या होता है, मायोसिन, जो आपको कहाँ मिलता है, मसल्स में, टिश्यूज में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे कि ये हमारे फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन और एल्बुमिन्स, ठीक है।
तो आपने देखा भी है फाइब्रस प्रोटीन अब जैसे नेल्स में है, हेयर्स में है, तो ऐसा नहीं होता कि हम नहा रहे हैं और नहाते नहाते हमारे सर के बाल जो हैं या हाथ पैरों के जो बाल हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्युबिलिटी की वजह से। ऐसा नहीं होता, सर के बाल सर पे ही रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारे सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने जो पहले क्लासिफिकेशन देखी थी प्रोटीन की वो मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे देखी थी कि अगर हम शेप की बात करें तो उनकी शेप कैसी होती है। थ्रेड लाइक लीनियर शेप हो रही है, ठीक है, थ्रेड की तरह शेप है, या स्फेरिकल जो कॉइल्ड जब वो हो जाते हैं तो स्फेरिकल शेप है। तो पहली क्लासिफिकेशन जो थी हमारी वो मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे थी कि कैसी शेप है, थ्रेड की तरह शेप है या एक तरीके से स्फेयर की तरीके की शेप है। बट अगर हम बात करें उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक तो हो गई कि हाँ बाहरी सतह से कैसे दिख रहा है, पर उसके बाद अगर हम बात करें अंदर की कि किस तरीके से एक लेयर दूसरी लेयर के साथ जुड़ी हुई है, किस तरीके के बॉन्ड बना रही है, किस तरीके का अरेंजमेंट है, तो वो आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम प्रोटीन को अलग अलग लेवल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये टाइप्स नहीं है इसकी, कहीं आपको लगे कि प्राइमरी टाइप है, सेकेंडरी टाइप है, नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको आसान तरीके पे समझने के लिए हम उसको लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। ये इतना आसान है जैसा कि आप समझ लीजिए कि आपने देखा कि कोई ग्रीटिंग कार्ड बना हुआ है और वो ग्रीटिंग कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, और जब आप उसको देख रहे हो तो आपको देख के लग रहा है कि अरे ये कितना मुश्किल है। बट अगर उसी को बनाने को हम सिंप्लीफाई करने के लिए उसको स्टेप वाइज बांट दें कि देखो पहले स्टेप में आप क्या करोगे, कलर रेड कलर की, ब्लू कलर की कलर्ड शीट लोगे, फिर आप क्या करोगे उस पे शेप ड्रॉ करके कटिंग करोगे, फिर आप क्या करोगे उन कटिंग को पेस्ट करके एक फ्लावर बना दोगे, फिर आप क्या करोगे कुछ अलग शेप का कुछ और बना दोगे, फिर आप ये देखोगे कि इस शेप को उस शेप से जोड़ना है, फिर उसको कहाँ पे चिपकाना है। तो कहने का मतलब अलग अलग लेवल में कि लेवल 1 में ये करना है, लेवल 2 में ये करना है, लेवल 3 में ये करना है, और फिर आप फाइनल स्टेज पे पहुंच जाओगे कि देखो सब कुछ जोड़ जाड़ के हमने इतना सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बना दिया जो कि दिखने में बहुत ही मुश्किल सा लग रहा था, ठीक है। तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स से, काफी मुश्किल से लगते हैं, तो उनको समझने के लिए हम उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अगर आप बात करें तो हम प्रोटीन को अगर देखें तो वो हमें क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। अगर आप क्वार्टिनरी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टर्शरी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा सेकेंडरी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आपको क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक पहुंचना है तो आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। तो पहले बेबी स्टेप में आप क्या समझ रहे हो, उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर से कैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे आपस में जुड़ के टर्शरी स्ट्रक्चर को बना रहा है, और टर्शरी स्ट्रक्चर से हमें कैसे क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या बात कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। इसे ये हमें बताता है 3D में स्ट्रक्चर के बारे में, और ये हमें बताता है 2D में स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किस चीज से डील करता है या प्राइमरी स्ट्रक्चर किस चीज के बारे में बताता है, ये हमें बताता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको कई बार ये चीज मैं बता चुकी हूँ, क्या बता चुकी हूँ कि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं। सेम अमीनो एसिड या डिफरेंट अमीनो एसिड उससे फर्क नहीं पड़ रहा, पर कैसे भी हो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म कर रहे हैं। जब ऐसे सीक्वेंस में चलते रहते अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते गए थ्रू या वाया पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जो है वही क्या बना रहा है, वो बना रहा है प्रोटीन।
अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन एक ही पॉलीपेप्टाइड से बना हो, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड से बना हो। कई लोगों को इस चीज का मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रोटीन एक ही पॉलीपेप्टाइड से बना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बना सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि जो भी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बना रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 या 10,000 U से ज्यादा हो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में आपस में जुड़े हुए हैं। अमीनो एसिड सीक्वेंस में जुड़ेंगे, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन। अब उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है वो इससे डिसाइड होगा कि अमीनो एसिड किस पैटर्न से जुड़े हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अमीनो एसिड है A, B एंड C, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, ये इस सीक्वेंस से जुड़े। ऐसा भी हो सकता है ये ऐसे जुड़े B, A, C, B, A, C, B, A, C, B, A, C, ठीक है। तो हमें पता है, क्या पता है, अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे सीक्वेंस है A, B, C, और यहाँ पे क्या सीक्वेंस है A, C, B या B, A, C। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है, आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे पैटर्न अलग है, यहाँ पे पैटर्न अलग है। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस तरीके का पैटर्न हो सकता है A, A, B, C, A, A, B, C, A, A, B, C, मतलब पैटर्न या सीक्वेंस किसी भी हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए प्रोटीन के बारे में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटीन में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन में एक या फिर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। हर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंटेन करती है, जिसमें अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। मतलब किसी भी सीक्वेंस से या किसी भी पैटर्न से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। जरूरी नहीं है कि अमीनो एसिड डिफरेंट हो, जरूरी नहीं है कि अमीनो एसिड सेम हो, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द चेंज ऑफ जस्ट वन अमीनो एसिड इन द सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, कि भाई ABC था, फिर ABC था, फिर ABC था, फिर ABC था, कह रहे हैं कि अगर हमने एक भी अमीनो एसिड को चेंज कर दिया इस सीक्वेंस में तो वो क्या करता है, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो चेंज हो सकती है, ऑल्टर मीन्स चेंज हो सकती है, एंड कैन क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दूं, ABC की जगह मान लो मैंने कर दिया ABA, तो इतना सा भी चेंज प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बदल के रख सकता है, चेंज कर सकता है, और वो डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा, वो पहले वाला प्रोटीन नहीं रहेगा। तो अगर हम बात करें, फिर से देखिए, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इस चीज से डील करता है कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, किस पैटर्न में जुड़े हुए हैं। समझ में आया? मुझे क्लास में बच्चे बिठाने एग्जाम लेने के लिए, मैंने रोल नंबर के अकॉर्डिंग बिठाया। 1 के बाद 2 ही बैठेगा, सेकंड रोल नंबर, फिर थर्ड रोल नंबर, फिर फोर्थ रोल नंबर, ऐसे। समझ में आया? तो वो एक पैटर्न है, वो एक सीक्वेंस है। अगर मैंने उस सीक्वेंस को बिगाड़ा, ठीक है, मैंने किसी भी बच्चे को उठा के किसी और की जगह बिठा दिया और उसको उसकी जगह बिठा दिया, तो वो एक अलग पैटर्न बन गया, अब वो पहले वाला पैटर्न नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे डील कर रहा है, इट डील विद या इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें किस चीज के बारे में बताता है कि अल्फा अमीनो एसिड या अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में सेट हैं।
ठीक है, अब वो सीक्वेंस में सेट है और सेट होने के बाद उन्होंने एक लॉन्ग चेन बना ली जिसको हमने नाम दे दिया पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो मैं कह सकती हूं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक पॉलीपेप्टाइड है। हालांकि चेन काफी लंबी होती है, ये छोटा पीस है, पर आप इससे समझ सकते हैं कि मान लीजिए इसमें एक अमीनो एसिड था, दूसरा अमीनो एसिड था, तीसरा अमीनो एसिड था, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जो एक बहुत लॉन्ग चेन बना रहे हैं और इसको हमने नाम दे दिया पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है? अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है, किसने कहा कि ये पॉलीपेप्टाइड ऐसे स्ट्रेट ही बैठा रहेगा? ऐसा भी हो सकता है ना कि ये पॉलीपेप्टाइड अपने आप को किसी अलग रूप में या किसी एक अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर ले। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, ये हमें बताता है किसके बारे में? इट डिस्क्राइब या इट टेल्स अबाउट द शेप, कि जब कोई पॉलीपेप्टाइड बन चुका है उसके बनने के बाद उसने अपने आप को किस शेप में, किस आकार में चेंज कर लिया है, परिवर्तित कर लिया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें शेप के बारे में बताता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट कर सकती है। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, ये हमें शेप के बारे में बता रहा है। और शेप हम देखते हैं जब प्रोटीन की, तो दो तरीके की शेप हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलती है। एक होती है अल्फा हेलिक्स और दूसरी कौन सी होती है? बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। उस पर बाद में आएंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होता है, लच्छेदार होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे ये आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसको हम घुमा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉइल्ड अगर हम कर दें, मैं हालांकि कुछ और भी अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रही थी बट मुझे मिला नहीं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ रहे हैं, इस तरीके से जो चेन है, हालांकि थोड़ा सा सही सा नहीं दिख रहा है, बट इस तरीके से कॉइल्ड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि अगर हम जब बालों को कर्ल्स करते हैं, है ना, तो बालों को जब कर्ल्स करते हैं तो लच्छे बन जाते हैं, तो इस तरीके से ये इसके अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब इसने कॉइल बनाया, ठीक है, इसने अपने आप को कॉइल्ड कर लिया, तो इस तरीके से जब ये कॉइल बनाता है तो होता क्या है, हम एडजेसेंट कॉइल की बात करते हैं कि जैसे ये एक कॉइल बनी और ये एक कॉइल बनी। ठीक है, तो इन दो कॉइल सपोज अगर है, इन दो कॉइल के बीच में क्या होगा, अगर एक कॉइल का कार्बोनिल ग्रुप है तो वो क्या करेगा, जो दूसरा कॉइल है उसके NH ग्रुप के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से जैसे दूसरा है, ये इसके साथ बना रहा है, इस वाले अमीन के साथ बना रहा है। हालांकि बनते बहुत सारे हैं, पर आपको थोड़ा सा समझ में आए इसलिए मैंने साफ सुथरे के चक्कर में कम ही बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस स्ट्रक्चर में जो NH ग्रुप होता है, ठीक है, अमीनो एसिड का, वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ अनदर अमीनो एसिड के। ठीक है, यूनिट प्रेजेंट एट एन एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स। एडजेसेंट टर्न समझते हैं ना, कि जैसे ये आपकी एक टर्न आ गई तो इसके एडजेसेंट टर्न कौन सी आ रही है, ये वाली, मतलब इसमें ये इस तरीके से होता है, जैसे इस तरीके से पट्टी चल रही है इसकी, तो इस तरीके से। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि जब मैं कॉइल बना के आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे हमारे पास दो कॉइल्स बनी, ठीक है, ये वाली और ये वाली, तो इसका कार्बोनिल इस वाले के NH के साथ क्या बनाने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके से नोट करिए, फिर हम लोग बीटा प्लीटेड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का टाइप आता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, इसे नाम यहाँ से मिला है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब साड़ी बंधती है, ठीक है, जब कोई भी साड़ी बांधता है तो साड़ी बांधते समय प्लेट्स डलती हैं। तो प्लेट्स कैसी होती हैं? प्लेट्स इस तरीके से होती हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में पर्दे लगे होते हैं, कर्टन्स लगे होते हैं, तो उनमें भी प्लेट्स होती हैं। तो वो ड्रेपरी का जो स्टाइल होता है वहां से इसको नाम
नाम मिला है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है इस तरीके से। अगर जैसे आपका पेपर है उसको अगर आप इस तरीके से फोल्ड कर दो तो आपको प्लेट्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये मेरी एक शीट है, ये मेरी दूसरी शीट है, ये मेरी तीसरी शीट है, ऐसे चौथी पांचवी बहुत सारी शीट्स हैं। तो हो क्या रहा है कि जो एक लेयर है और ये जो दूसरी लेयर है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इनके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे मेरा अमीन ग्रुप है। तो ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन और इस वाले का NH का H आपस में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से बीटा प्लेटेड शीट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल पेप्टाइड चेन्स, जितनी भी पेप्टाइड चेन्स है हमारी, ये एक पहली पेप्टाइड चेन, दूसरी पेप्टाइड चेन, तीसरी पेप्टाइड चेन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। जितना ये स्ट्रेच हो सकते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन पर, उतना ये स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, एंड देन लेड साइड बाय साइड ले करते हैं। इसके साइड में ये है, इसके साइड में ये है, साइड बाय साइड ले कर रहे हैं। एंड हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, और इस तरीके से इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इस चेन का एक कार्बोनिल दूसरी चेन के NH के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो डॉटेड है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास टर्शरी और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। तो अगर आपके पेपर में ड्रॉ करना आ जाता है तो वो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही आ सकते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। टर्शरी और क्वार्टिनरी कभी नहीं आएगा बनाना, और अगर आ भी गया तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, प्राइमरी पढ़ लिया, अब हम लोगों ने सेकेंडरी पढ़ लिया। अब जब सेकेंडरी पढ़ने के बाद सेकेंडरी में भी और फर्दर फोल्डिंग हो जाती है, जिसको हम ऑन दी बोर्ड या ऑन दी पेपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पर आप समझ सकते हैं कि उसका और भी कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की भी और फोल्डिंग कर देते हैं तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड सल्फर बॉन्ड के थ्रू और वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वार्टिनरी की, तो कुछ प्रोटीन तो देखिए हमारे ऐसे होते हैं जिसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और कुछ हमारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो कुछ प्रोटीन हमारे जो कि बने होते हैं 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से, उन्हें हम कहते हैं सब यूनिट। ठीक है, फिर इनका जो सब यूनिट का आपस में अरेंजमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसे हम बोलते हैं क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।